दुनिया भर में इस वक्त संकट का पैमाना नहीं है। जगत भर में, दुनिया भर में लोग कोरोना के काल में समा रहे हैं और अर्थव्यवस्था हाथ से छूटती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया एकजुट होकर कोरोना संकट से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है और कई जगह कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के कड़े इम्तिहान में हम कितने पास हैं, कितने फेल हैं। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के मामले 21,000 के पार चले गए हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि महामारी से 4,000 से ज्यादा लोगों ने जंग जीत ली है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अगर राज्यों के मुताबिक आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सामने आए हैं। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब में रोजाना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। डॉक्टर लगातार कोरोना को मात देने में जुटे हैं। सरकार भी महामारी पर विजय पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। कोरोना मुक्त जिलों की बात करें तो अब वहां पर जरूरी सामान की दुकानें भी खोलने की मांग की जा रही है और इसी कड़ी में झज्जर से राहत भरी खबर यह है, वहां पर एसी, कूलर, पंखों की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। यहां पर अटल सेवा केंद्र खुलने की भी उम्मीद है। यानी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर कोरोना का खतरा नहीं है, कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है। वहां पर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन किस प्रकार से उन चीजों का पालन किया जा रहा है, किस तरीके से वो चीजें खुल रही हैं और क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर हो रहा है या नहीं, ये तमाम वो सवाल है जिनको लेकर आज हम कितने पास कितने फेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत अनिल कुमार से करते हैं। जींद से हमारे संवाददाता हैं। अनिल, पहले यही जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है कोरोना संक्रमण को लेकर। जींद से अच्छी खबर हम देख रहे थे आ रही है, लेकिन आज के हालात की बात करें तो कैसे है जींद में? अनिल जी बिल्कुल शमशेर जी, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जींद की जनता के लिए बिल्कुल राहत भरी खबर हम कहेंगे, अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे। जींद के अंदर फिलहाल कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है जो फिलहाल जो है एक्टिव है। जींद में जो पहला जो केस आया था वो 6 अप्रैल को सामने आया था, उसके बाद दूसरा केस 12 अप्रैल को सामने आया था। दोनों जो अभी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर उनको घर भेज दिया गया और ये राहत बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा था कि जिन जिलों के अंदर अगर खोलने की उम्मीद है तो वहां पे कुछ राहत दे दी जाएगी। लेकिन 20 अप्रैल को जो ही कुछ राहत लोगों को दी थी, वहां पे तस्वीरें 21 अप्रैल को बहुत कुछ बदल गया। तो किसी को देखा कि लोगों को सड़कों पे आना जो बहुत ही हानिकारक था, वो देखा गया कि अब ये जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं। कुछ दुकानों को जो राहत दी गई थी, जिस पर किताबें हैं, दूध की दुकानें हैं और चीजें हैं, कई तरह की राहत जो है जिला में दी गई थी। लेकिन उसको देखते हुए मद्देनजर रखते 22 अप्रैल को फिर जिनके एसएसपी अश्विन सैनवी डीआईजी ने जो है नोटिस जारी कर दिया कि जो भी राहत दी गई थी उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। फिलहाल अगर बात करें जिन के अंदर जो एसी कूलर की दुकानें खोलनी थी, किताबों की दुकानें खोलनी थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। इसका उससे एक मुख्य कारण रहा है कि जनता को जो है वो 20 तारीख के बाद जो सुनने में आ रहा था कि राहत मिल गई, वो उन्होंने एकदम से सड़कों पे आना शुरू कर दिया था, जो बिल्कुल आने वाले समय के लिए भयानक हो सकता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जींद के अंदर जो है लॉकडाउन पूरी तरह से पालना की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह सख्त रवैया अपना रहा है, लोगों को बात पूछना चाहूंगा, जब भी कोई केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आता है वो लागू करने की बात राज्य सरकारें करती हैं, जिला प्रशासन भी उसको लागू करने की बात करता है, लेकिन अड़चन वहां आ जाती है जब लोग उसका सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। या तो जो आदेश आए हैं उनको लागू करने का तरीका सही नहीं रहा होगा या फिर लोगों ने पालन नहीं किया गया होगा लोगों के द्वारा। तो क्या प्रशासन की तरफ से जो आदेश आते हैं उनको लागू करने का तरीका बेहतर है, सही है, सिस्टमेटिक तरीके से कुछ जगहों को ये कह दिया जाए कि यहां पर आप लोग जो है अल्टरनेट डेज के ऊपर आज आपकी बारी है, 2 दिन बाद इन लोगों की बारी आएगी, 5 दिन बाद उन लोगों की बारी आएगी? तो क्या ऐसे भी आदेश जारी किए जाते हैं, सिर्फ आदेश दे दिया गया तो उसको लागू कर दिया जाता है?
जी बिल्कुल शमशेर जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जींद जिले का जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। शुरू से लेकर के जब से 23 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया तभी से लेकर के जिला प्रशासन अपनी तरह से पूरी से एक्टिव है और यहाँ पे दिन रात जो है लोगों के सहयोग के लिए खड़ा रहता है और आने जाने वाले हर एक वाहन को लोगों को समझाया जा रहा है। अगर बात करें लोगों की, लोगों के पास जो सूचनाएं जा रही है सोशल मीडिया के जो थ्रू उनको पता चल रहा है कि लॉकडाउन ढीला हो गया, लॉकडाउन के मतलब कुछ राहत जो है मिल गई है, लोगों की सोच नहीं सकती कि लोग ही किस चीज की पालना नहीं कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तरह से पूरी तरह से एक्टिव है, प्रशासन अपनी तरह से पूरा जो ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन इस तरीके से लोगों को भी समझना पड़ेगा जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी लापरवाही बड़ा कहीं ना कहीं कारण न बन जाए। जी शमशेर जी। चलिए, एक बात और आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं अंजनी पांडे के पास चलूंगा, बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ हैं। ये जो लॉकडाउन है इसके पालन की अगर लोगों पे बात आती है, जिम्मेदारी आती है, तो लोगों को उसका एहतियात कहीं ना कहीं बरतना चाहिए, लोगों को पालन करना चाहिए। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो हम पहले भी चर्चा एक दिन कर रहे थे, कि जो लोग गरीब आदमी हैं, आम आदमी है, उस तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था। उस तक क्या राशन अब पहुंचने लगा है? जो गरीब लोग हैं और मध्यम वर्गीय परिवार, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो खुलकर तो सामने नहीं आते लेकिन खाना पीना उनको भी चाहिए, उनके लिए कुछ इंतजाम दिखते हैं धरातल पर? जी बिल्कुल शमशेर जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिला प्रशासन द्वारा लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोग जिला प्रशासन के पास भी अभी भी अगर फिलहाल भी बात करें राशन भरपूर मात्रा में जो वहाँ पे रखा हुआ है। अगर किसी को भी जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की है, फोन नंबर जारी किया गया, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तुरंत प्रशासन उनके पास खाना पहुंचाने का काम जो है करता था। शुरुआत में कुछ संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं सामने आई थी, सामाजिक संस्थाएं ने तो जरूर पीछे अपना कदम कर लिया है क्योंकि लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। जो उनके सेल्फी लेना था, फोटो लेना था, उस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया था। उसको देखते हुए सामाजिक संस्थानों पीछे पहले, लेकिन प्रशासन जो है अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है और घर घर जो है राशन पहुंचाने का जो काम कर रहा है। टीमें जो गठित की गई है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशासन की तरफ, पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर मैं आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो अभी तक पूरी तरह से मुस्तैद है। कुल टोटल मिलाकर फिलहाल अभी 143 जो है वो FIR दर्ज हो चुकी हैं और 140 जो मामले हैं लोगों के ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं। 443 जो टोटल वाहन है वो इंपाउंड करे चुके हैं। अगर छोटे मोटे वाहनों की बात करें कुल मिलाकर 2560 जो वाहन है उनको जो है चालान जो किए जा चुके हैं। जी शमशेर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जींद से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अंजनी पांडे बिहार से हमारे ब्यूरो हेड हैं। अंजनी पांडे, बिहार में 150 के करीब जहां तक अभी जो अपडेट मिल पा रहा है लोगों की संख्या पहुंच चुकी है, संक्रमित लोगों की। फिलहाल हालात बिहार में कैसे हैं और जो आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जो दुकानें खोलने की बात हो रही है, फूड प्रोसेसिंग की जो दुकानें हैं या जो भी फूड प्रोसेसिंग के काम में लगे हुए लोग हैं, उनकी तरफ से किस प्रकार से इन सब चीजों का पालन किया जा रहा है और पास मिलने की जो बात है उसको लेकर कितना जो है सार्थकता के साथ काम हो रहा है, कितना बेहतर तरीके से काम हो रहा है? अंजनी। देखिए शमशेर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जो स्थिति है वो पिछले 24 घंटे में देखें तो 143 संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में काफी तेजी से यह संक्रमण बढ़ा है और वैसे इलाकों में भी, वैसे जिलों में भी यह संक्रमण बढ़ गया है जहां इसके पहले यह संक्रमण नहीं देखा गया था। तो कुल मिलाकर के लगभग 17 जिले हैं जो इस संक्रमण से ग्रस्त हो चुके हैं। 2 दिन पहले 13 जिले थे, लेकिन 4 ऐसे नए जिले आ गए हैं जिनमें संक्रमण लोगों में फैल चुका है और स्थिति जो है वो पहले से थोड़ी ज्यादा नाजुक हो गई है। तो सरकार ने जो लॉकडाउन दूसरे में जो छूट देने की बात कही थी, 20 तारीख से जो छूट देने वाली थी सरकार, उसमें कुछ जरूरी सेवाएं जो थी, आवश्यक सेवाएं थी, उन आवश्यक सेवाओं को छूट दिया जाना था और जो जरूरी सेवाएं हैं या जिनको अत्यंत जरूरी है उनके लिए पास निर्गत करने की बात थी। लेकिन जो स्कूल कॉलेज के तो सभी ऑनलाइन चल रहे हैं क्लासेस, लेकिन जो दुकानें खोलने की बात थी, पुस्तकों की दुकानें खोलने की बात थी, पटना में चूंकि कल 7 मरीज जो है वो खाजपुरा इलाके में नए संक्रमित मरीज जो है वो पाए गए हैं। इसको लेकर के जिलाधिकारी ने कड़ा निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह की जो पुस्तक की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं, वे दुकानें अब नहीं खुलेंगी जब तक कि अगला आदेश नहीं मिल पाता है। तो संक्रमण बढ़ने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिसके वजह से लोग जो लॉकडाउन के दूसरे लॉकडाउन के बाद जो
थोड़ी छूट की उम्मीद कर रखे थे और उस छूट का फायदा उठा करके बहुत जगह ऐसे जगह भी थे जहां पर देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाने लगा। जब दुकानें खोली जाने लगी, सब्जी की दुकान हो या फिर गैरेज की दुकान हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की दुकान हो, जो जरूरत की चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, तो उन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जाने लगी। तो सरकार को लगा कि नहीं, इस तरह से यदि हम लोगों को छूट देते हैं, और लोग भी ये समझने लगे कि अब जो है वो हम रिलैक्स हो गए हैं और जो हमारा जो पीरियड था वो पीरियड अब लगता है कि लगभग खत्म हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जबकि अब हालांकि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए सरकार जो है वो कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। जो 17 जिले हैं, उन जिलों में जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जिला था नालंदा, उसमें मरीजों की संख्या 31 हो गई है। तो सरकार उन जिलों के जो सीमा है, उन सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही। किसी जगह पर भी इस तरह का उल्लंघन यदि पाया जाता है तो वहां पर सरकार जो है तुरंत, पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है और उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। तो सरकार एकदम निश्चित रूप से यह दृढ़ कर चुकी है कि किसी भी स्थिति में जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए और कहीं पर भी इस तरह की स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो तत्काल पुलिस और प्रशासन जो है वो एक्शन में आता है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अंजनी पांडे, कोई ऐसी तस्वीर उभर रही हो जिस पर सरकार की नजर ना हो लेकिन मीडिया के जरिए हम वो बात सरकार तक पहुंचा पाए, ऐसा कुछ नजर आता हो आपको बिहार में? क्योंकि जितना हम अपने तरीके से कुछ चीजें सरकार तक पहुंचाएंगे, हो सकता है कि वहां पर कई बार प्रशासन की नजर नहीं पहुंचती है, लोग मीडिया को जरूर बता देते हैं। नहीं, निश्चित रूप से शमशेर, जैसा है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर प्रशासन की नजर नहीं जा पाती है और मीडिया के माध्यम से हम अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के माध्यम से हम आम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार को भी आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन के जो नियम है, उन नियमों की अवहेलना की जा रही है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो कई ऐसे जगह है जहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, सामाजिक संगठन के लोग जुड़े हुए थे, जहाँ पर वो लोगों को खाने की पैकेट दे रहे थे, राशन सामग्री वितरित कर रहे थे। तो उन जगहों पर भीड़ इकट्ठी हो जा रही थी और जो सोशल डिस्टेंसिंग का है नियम, उस सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन नहीं किया जा रहा था। तो उन जगहों पर जब मीडिया गई है, उनके नजर के सामने जब आई है, तो सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी इस तरह की बातें रखी गई हैं। जैसे बहुत ऐसे इलाके थे जहां सब्जी मंडी थी, जहां पर सब्जी बेची जा रही थी, वहां पर भी नियमों की अवहेलना करके लोग जो है वो इकट्ठा हो जा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। तो उन जगहों पर प्रशासन या जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है, उनको यह इंगित किया गया, बताया गया कि इन जगहों पर जो है वह सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की जा रही है। तो सरकार तुरंत एक्शन में आती है और सरकार जो है वो एक्शन में आकर के उन नियमों के अंतर्गत जो है वह उन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कहती है। बहुत जगह ऐसे थे जहां पर बाजार सकड़ी गलियों में थे, तो उन बाजारों को उठा करके दूसरे जगह जो बड़ा मैदान था आसपास के इलाके का, उन मैदानों में ले जाकर के जो है वह व्यवस्था कर दी गई है। तो सरकार सजग है कि किसी भी तरह से जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में जो गाइडलाइन दिए गए हैं, उन गाइडलाइन को किसी भी स्थिति में किसी को भी उसकी अवहेलना करने की परमिशन नहीं दी जाती, उसकी अवहेलना करने का परमिशन किसी को भी नहीं है। तो सरकार सजग है, जो मीडिया है वो मीडिया भी सरकार को भी सजग कर रही है और साथ ही साथ लोगों को भी सजग कर रही है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन कीजिए। यदि इस गाइडलाइन का पालन करते हैं, बिल्कुल गाइडलाइंस का प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए और जो कुछ चीजें प्रशासन की नजर से छूट जाती हैं, हम वो सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए, बिहार से ताजा अपडेट हमें देने के लिए। तो बिहार से अंजनी पांडे हमारे ब्यूरो ये अपडेट दे रहे थे कि कहां क्या दिक्कत है, किन किन इलाकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और प्रशासन को कहां पर मुस्तैदी के साथ काम करना है। खबर फास्ट हर बार ये चाहता है कि जहां पर प्रशासन की नजर नहीं पहुंचती है, प्रशासन की तरफ से कोशिश करने के बावजूद जो समस्याएं वो सामने नहीं आती हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि उन जगहों के बारे में चाहे हमारे संवाददाताओं के जरिए, चाहे रिपोर्ट के जरिए आप तक वो खबर हम पहुंचाएं। अब हम अक्षय गिल्होत्रा, पंजाब के फिरोजपुर से हमारे संवाददाता हैं, वो जुड़ चुके हैं। अक्षय गिल्होत्रा से बात करेंगे और उसके साथ साथ टोनी हमारे साथ हैं, टोनी संगरूर से जुड़े हुए, टोनी से बात भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं अक्षय आपके पास आऊंगा। अक्षय, जो इस वक्त फिरोजपुर की स्थिति है कोरोना संक्रमण के इस दौर में, कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, और उसके बाद ये भी जानेंगे आपसे कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो नजर में नहीं पहुंच पा रही हैं, उनसे दूरी बनी हुई है, ताकि मीडिया के जरिए वो बात प्रशासन तक पहुंच जाए। हमारी भी ये कोशिश है।
बिल्कुल शमशेर, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर बात करी जाए फिरोजपुर एक सरहदी जिला है और फिरोजपुर में अभी तक जो है एक ही जो कोरोना का पीड़ित व्यक्ति आया और वो भी आइसोलेशन वार्ड फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में अभी आइसोलेट के वार्ड के अंदर है। और बात करी जाए वो अभी पूरी तरह से अभी स्वस्थ नजर आ रहा है और उनके साथ ही जो 34 और लोगों के जो टेस्ट किए गए थे वो भी जो उनके हैं नेगेटिव आए हैं। ये एक बड़ी राहत की खबर है फिरोजपुर जिला के लिए कि इतने सारे जो टेस्ट किए गए थे वो सारे के सारे उनके नेगेटिव आए हैं। और दूसरी ओर अगर बात करी जाए पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लोगों की जरूरत को समझते हुए हर एक प्रकार से वो अपना काम कर रहे हैं। चाहे बात हो पुलिस प्रोटेक्शन की और चाहे लोगों को सामग्री पहुंचाने का काम हो, चाहे उनकी रोजाना जीवन का जो सामान है वो भी उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा जो पंजाब पुलिस और सिविल प्रशासन लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी जो स्लम बस्तियां हैं जहाँ पे अभी भी खाने को लेकर लोग कह रहे हैं कि उनके घरों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण उनको काफी दिक्कत आ रही है। क्योंकि जो लोग रोजमर्रा अपनी जिंदगी के लिए सुबह से लेकर शाम तक कमाई करते हैं और रात को अपना गुजारा करते हैं, खाना खाते हैं, उनके लिए आज का ये दौर है वो बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण हो चुका हुआ। क्योंकि उनको 2 टाइम का खाना खाने के लिए लोगों से बार बार मिलना पड़ता है, उनसे मांगना पड़ता है। ये एक बड़ी मुसीबत लोगों की अभी ये आ रही है कि उनको 2 टाइम का खाना खाने के लिए लोगों को से मदद मांगनी पड़ रही है। और सरकार कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनके पास वो खाना नहीं पहुंच पाता और वो लोग सरकार को काफी ज्यादा कोसते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसा हमारे ऊपर कठिन समय आया है तो हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा जो हमारी मदद कर सके इस टाइम में। ये जो लोग हैं, जहां आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, नहीं पहुंच पाता है, ये लोग इलाकों की बात करें तो क्या हम बता सकते हैं सरकार तक ये बात पहुंच रही होगी? इस वक्त सरकार के नुमाइंदे हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और फिरोजपुर में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है? हमारा ये भी मकसद है, ये कोशिश है कि कोई आदमी भूख से न मरे। बिल्कुल शमशेर, हमारा बताना कर्तव्य है क्योंकि हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं लोगों को, सरकार से भी हम अपील कर रहे हैं कि सरकार भी वहां पे पहुंचे। हम बात कर रहे हैं भारत नगर की, जो फिरोजपुर का एक एरिया है जहां पे काफी सारे जो ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन आज उनको जो है काम नहीं मिल पा रहा। वहां पे जो उनके लोग हैं वो कुछ दिन पहले जो है डीसी दफ्तर के बाहर भी गए हैं, वहां पे जाके उन्होंने धरना भी दिया कि सरकार उन तक खाना नहीं मुहैया करा रही। लेकिन सरकार ने बाद में उन्हें आश्वासन भी दिया कि वो उनका खाना पहुंचाए। कुछ समय की बात है अक्षय, ये कब की बात है? डीसी के गेट के बाहर जाकर, डीसी ऑफिस के बाहर जाकर वो धरना देते हैं और उसके बाद वो अपील करते हैं हमें खाना मुहैया करवाया जाए, और उसके बाद कुछ एक्शन लिया गया, कुछ लोगों को इससे राहत मिली, या स्थिति जस की तस बनी हुई है? बिल्कुल शमशेर, मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को वहां पे फिर खाना प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार और जो है राजनीतिक नेता भी पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ जो नेता हैं उनका ये आरोप रहता है कि सरकार जो है अपने चहेतों को और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं अपने वोटरों को दे रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उन तक खाना नहीं मुहैया कराया जा रहा। क्योंकि एक ये ऐसी संकट की घड़ी है जहाँ पे सब लोग एक समान हो चुके हुए हैं, अभी ना ही कोई उस पार्टी का ना ही कोई किसी और पार्टी का। तो हमें लोगों के साथ खड़े रहकर उनको जो है खाना प्रोवाइड करना चाहिए। सरकार का ये भी यही कर्तव्य है कि इस बार वोटों को राजनीति की छोड़कर आम लोगों तक पहुंचाया जाए खाना। लेकिन हम भी राजनीतिक नेताओं से अपील करते हैं कि वो इस समय राजनीति ना करें और आम लोगों के बीच जाकर आम लोगों की तरह ही उनसे व्यवहार करें और उनको जो है खाना मुहैया करवाया जाए। जी हमसे क्या हमारी जनप्रतिनिधि से बात हुई है? फिरोजपुर के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात हुई है, जो वहां के विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन लोगों से क्या हम मिले हैं? उनसे बातचीत हो पाई है मीडिया की, आपकी या किसी अन्य मीडिया कर्मी की? तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया? बिल्कुल शमशेर, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई थी। हमने उनके जो लोगों को समस्या आ रही थी वो हमने जो विधायक है उन तक पहुंचाई थी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम उन तक जो है खाना, क्योंकि पंजाब सरकार, उनका कहना है कि पंजाब सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है और हर एक प्रत्येक घर में जो है खाना और उनको राशन पानी मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन आज पूरा 1 महीना से ऊपर से ज्यादा का समय हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी जो है सरकार पूरी तरह से लोगों के घर घर में पहुंच रही है। और अभी विधायक ने ये भी बताया कि उनके पास जो है सरकारी कनक और सामग्री भी आई है, वो भी लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके जो वर्कर हैं वो भी जुटे हुए हैं। जी शमशेर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय गिल्होत्रा इस जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। फिरोजपुर से अपडेट दे रहे थे सरकार का कोई प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार है, अगर हमें इस वक्त सुन रहा है तो जरूर ये बात संज्ञान में ले
कि वहां पर कुछ लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। हमारा मकसद आलोचना करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि अगर किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को भूख प्यास की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, तो वो बात सरकार के संज्ञान में लाई जाए। हम बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे कि किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार जो है वो ये चाहती हो कि वो अपने लोगों को भूखा मरने दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना जरूर होता है कि सरकार की आंखों के नीचे कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है कि वहां पर सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जिन इलाकों में सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं उन इलाकों के बारे में सरकार को जागरूक किया जाए, सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन तक ये बात संज्ञान में लाई जाए। तो फिरोजपुर में भारत नगर की बात कर रहे थे अक्षय गहलोत, और भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर नजर बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संगरूर से टोनी शर्मा के पास चलते हैं, पंजाब में बताएंगे हमें कि वहां पर हालात कैसे हैं। टोनी शर्मा, आज जैसे हम बात कर रहे थे फिरोजपुर की, तो वहां पर स्थिति थोड़ी नाजुक नजर आई, लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है। संगरूर में क्या ताजा स्थिति है इस वक्त टोनी? शमशेर जी, अगर बात संगरूर की करे, जिला संगरूर की, यहाँ खाने पीने की बिल्कुल भी दिक्कत है। कुछ ऐसे परिवार भी देखे गए जिनके पास डबल राशन पहुंचा, लेकिन उन्होंने राशन वापस किया। उनका कहना था कि अभी हमारे पास राशन मुहैया है, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आग्रह कर देंगे कि हमको राशन हमारा खत्म हो चुका है, हमको दोबारा दिया जाए। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन बार बार अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनको कह रहा है अगर किसी के पास भी खाने पीने की दिक्कत है उनको राशन मुहैया कराया जाए। और अगर बात कर लें मेडिकल सुविधाओं की, तो हॉस्पिटल के सामने 3 से 4 दुकानें खुली हैं जो सारा दिन खुली रहती हैं, ताकि लोगों को मेडिकल सुविधा मेडिकल की कोई दिक्कत ना आ सके। और अगर बाजार की बात करें तो बाजार में भी 3 से 4 दुकानें खुलती हैं, लेकिन उसका समय निर्धारित किया गया है 8 से लेकर 2 बजे तक। और प्रशासन इतना मुस्तैद हो चुका है कि बाजारों में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई जा रहा है, अगर किसी पास डॉक्टर की स्लिप है, दवाई लेने जा रहा है, तो उसको सिर्फ जाने दिया जाता है, बाकी को वापस घर जाने के लिए कहा जाता है कि घर जाओ। अगर घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए घर में रहना बड़ा जरूरी है। टोनी, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आया था, निर्देश जारी किए गए थे राज्य सरकारों को कि जो जरूरत के सामान के अलावा राशन की दुकानों की जैसे हम बात करें वो पहले से खुल रही हैं, दूध जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से लोगों के पास हो रही है। लेकिन किताबों को लेकर बात करें, बुक्स की जो किताबें हैं, जो किताबों की जो दुकानें हैं उनको खोलने की बात हुई। इसके अलावा एसी, फ्रिज, कूलर को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। तो क्या पंजाब में इन निर्देशों का पालन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की चिंता है कि अगर इन दुकानों को खोल दिया जाता है तो परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है? बिल्कुल शमशेर, मैं बताना चाहूंगा कि जो पहले छूट दी जानी थी वो बिल्कुल नहीं दी गई है। किसी को कोई परमिशन नहीं दी गई है कि वो अपनी दुकान खोले, एसी की, फ्रिज की, या किसी ढाबे को खोले। लेकिन जो ढाबे को कहा गया था कि होम डिलीवरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, उसको वापस ले लिया गया। और हमारा मानना है कि ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि ये बहुत कठिन समय चल रहा है। अगर ये अब एहतियात बरत लेंगे तो बड़े फायदे में रहेंगे। थोड़ा सा दिक्कत लोगों को जरूर आ रही है, लेकिन ये जो दिक्कत है जब ये कठिन समय निकल जाएगा तो लोगों को महसूस होगा कि जो सरकार और प्रशासन ने किया हमारे फायदे के लिए किया। जी शमशेर। टोनी, एक बात और जरा हम चाहते हैं कि वो सरकार तक पहुंच जाए। अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको दिखता है, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई कमजोर पक्ष नजर आता हो जहां पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, संगरूर या उसके आसपास के जो भी इलाके हैं, ऐसी कोई जानकारी जो संज्ञान में नहीं है प्रशासन के, हम चाहते हैं वो संज्ञान में होनी चाहिए, क्या है संगरूर में, ऐसा कुछ है क्या? शमशेर जी, वैसे तो प्रशासन ने एक बड़े हेल्पलाइन नंबर डीसी साहब ने मुहैया करवाए हैं। अगर किसी को भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे वो उस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकता है। लेकिन डीसी साहब का ये भी कहना था अगर किसी को दिक्कत है तो उन्होंने एक पर्सनल अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है कि कम से कम शब्दों में मेरे को लिखे, तो उसका काम जो नहीं हो रहा है वो जल्दी करा दिया जाएगा। इसलिए प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, व्हाट्सएप की बात तो दूर की है, वो ऐसे लोग भी होंगे कुछ दूर दराज के इलाकों में, बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में, या इसके अलावा और बहुत जो ऐसे बहुत गरीब लोग हैं जिनके लिए मोबाइल होना उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। खाना पीना तो हम जैसे बात कर ही रहे हैं कि लोगों को मिल पा रहा है, तो वो लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी, मान लो अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो अपने आस पड़ोस में उसकी मदद ले सकता है। अगर वो भी नहीं होता तो वो डीसी ऑफिस आ जाए। वो अगर कोई कर्मचारी रोकता है तो उसको डीसी ऑफिस में लोग मिलते हैं क्या? डीसी ऑफिस में जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध होते हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए? बिल्कुल शमशेर, बिल्कुल।
अगर डीसी ऑफिस की बात करें तो वहाँ लोगों की मदद के लिए कर्मचारी बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी को मदद की जरूरत है और साथ ही साथ उसका काम किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया टोनी। यही हम चाहते हैं कि प्रशासन मुस्तैद रहे और हम भी ये चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख से ना मरना पड़े। तो संगरूर के ताजा अपडेट ये है कि वहां पर प्रशासन की तरफ से खाना पीना तमाम जो सुविधाएं जो जरूरी हैं वो मिल पा रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी लोगों को दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप डीसी ऑफिस में जाकर अपनी जरूरत, अपनी जो आवश्यकता है उसको संज्ञान में प्रशासन को दिला सकते हैं। वहां पर आपको कर्मचारी मिलेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है, ऐसी कोई बात होती है तो और भी तमाम चीजें आप मीडिया की सहायता ले सकते हैं। हम भी लगातार इन चीजों पर नजर बनाए हुए ताकि लोग भूखे ना रहें और जो जरूरी सामान है वो लोगों को मिलता रहे। अब हम मेरठ चलेंगे। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हैं मेरठ से, मैं ताजा जानकारी धर्मेंद्र देंगे। संतोष जैमन भी हमारे साथ जुड़े हुए जयपुर से, लेकिन आपके पास संतोष आऊंगा, लेकिन पहले मेरठ का थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। मेरठ में इस वक्त कैसे हालात है धर्मेंद्र? देखिए शमशेर, मैं अगर बताऊं आपको, स्टार्टिंग से बताता हूं कि मेरठ के अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरठ के हालात बिगड़ने की यह है क्योंकि कल मेरठ के महानगर अध्यक्ष के पीए जो थे उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। क्योंकि वो लगातार महानगर अध्यक्ष जी के साथ थे और महानगर अध्यक्ष जी लगातार एडीजी के साथ, लगातार पुलिस प्रशासन के साथ भी लगे रहे और जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनके साथ भी लगातार बने रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये सरकार की तरफ से गरीबों के लिए रसोई जो का आयोजन उन्होंने कर रखा था, लगातार रोज गरीबों के लिए खाना बांटा जा रहा था। ये महानगर अध्यक्ष उनके साथ भी लगातार बने रहे थे और अब मेरठ लगभग संकट में घिरा हुआ है। अभी उन महानगर अध्यक्ष को भी आइसोलेट कर दिया गया है, उसके परिवार को भी आइसोलेट कर दिया गया है। जो उनके पीए थे उनके पिता को भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी इन लोगों की जो बाकी बचे हुए हैं, इन लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद में ही पता लगेगा कि आखिर मेरठ अब किस दिशा में जाएगा। क्योंकि फिलहाल मेरठ में संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। लगातार कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है और 86 के लगभग कोरोना वायरस की संख्या हो चुकी है। जी समझे, बहुत ज्यादा तादाद है धर्मेंद्र, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। क्या ऐसे में जो लोग राहत सामग्री बांट रहे हैं, लोगों को खाने पीने का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं, तो क्या ये लोग प्रॉपर तरीके से मास्क का, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे आप केवल राशन नहीं बांट रहे हैं, आप लोगों को मदद नहीं पहुंचा रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोगों को कोरोना भी बांट रहे हैं। बिल्कुल, मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी को भी पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा है कि उनके जो पीओ थे वो दूसरे क्षेत्र में रहते थे, वहां से उनको संक्रमण हुआ था, उस क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, जितने लोग वहां पर गरीब लोग खाना लेने के लिए आते थे और उनके साथ साथ जो महानगर अध्यक्ष उनको खाना वितरित करते थे, अब समस्या ये रहेगी कि पुलिस को सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि आखिर किन किन लोगों के टेस्ट कराएगी। क्योंकि विधायक सांसद के टेस्ट के सैंपल ले लिए गए हैं, उनको भी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और अगर मैं यहाँ के लोगों की बात करूं तो अब फिलहाल दहशत में है यहाँ के लोग। अगर यहाँ की दुकानों की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे दुकानें खुल जाती है और 9-10 बजे लास्ट हो जाता है। 2-3 घंटे के उपरांत दुकान यहाँ पर जरूरतमंद चीजों की दुकान वो खुल जाती है लेकर। और यहाँ के जो प्रशासन है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात के बाद भी इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। रोज यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव 1-2 की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अच्छा, मेरठ में और जो तमाम जरूरत के सामान की बात करें, किसानों के लिए क्या कुछ ऐसी दुकानें खुली हैं जो उनकी मदद कर सकें, उनके जो उपकरण खराब होते हैं उनको ठीक कर सकें? और जो कूलर, एसी, पंखों की बात हो रही थी, केंद्र सरकार ने कहा था, वो क्या चीजें खुली हैं या एहतियात के तौर पर उन्हें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं? साथ ही फूड प्रोसेसिंग में जो चीजें, जो लोग लगे हुए हैं, जो केंद्र जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको लेकर क्या स्थिति है? देखो, अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की दुकानें खुली हुई है क्योंकि उनके फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, उनके काम बहुत जरूरी है। क्योंकि फिलहाल किसानों में खेती का काम चल रहा है किसानों का, उस चीज को देखते हुए ये चीजें खुली हुई हैं। और अगर बिजली के उपकरणों की बात करूं तो वो बिल्कुल बंद है क्योंकि मेरठ को रेड जोन में, अब फिलहाल मेरठ रेड जोन में है। उस चीज को देखते हुए फिलहाल जो योगी सरकार के आदेश हुए थे उसमें उसका यहाँ पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला। क्योंकि मेरठ में लगातार कोरोना वायरस की संख्या बढ़ने के बावजूद में अब इससे ज्यादा मेरठ में
कुछ भी नहीं खुल रहा है। हो सकता है कि अगर इनकी रिपोर्ट आने के बाद में अगर महानगर अध्यक्ष खुद पॉजिटिव होते हैं। एक तो छोटा सा सबसे सवाल बड़ी- मेरा आपसे और धर्मेंद्र, कुछ ऐसा जो सरकार के संज्ञान में आप लाना चाहते हो, कुछ ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नजर आती हो इस वक्त, प्रशासन का उस तरफ ध्यान ना हो? अक्सर देखते हैं कि कुछ चीजें प्रशासन की नजरों से छूट जाती हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है मेरठ में या सही बिल्कुल। इंतजाम है? बिल्कुल, मैं आपको कल की ही बात बताता हूँ। एक राशन दुकान का हमने दौरा किया था, वहाँ पर कुछ गरीब लोग जिनके राशन कार्ड बन गए हैं और उनका नाम भी अपडेट हो रहा है, लेकिन उनको राशन वितरित नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कहना, राशन डीलर का यही कहना है कि अभी तक जो हमें आदेश आए हैं जिनके पुराने राशन कार्ड हैं उनको दिया जाएगा, अगर बचता है तो बाद में उनको दिया जाता है। क्योंकि लोग इतने मायूस हैं, इतनी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। गरीब लोगों के जो राशन कार्ड नहीं बने थे, अब मुश्किलों से आकर उनके राशन कार्ड बने हैं, लेकिन इस महीने उनको कोई भी राशन नहीं मिला। कह रहे हैं कि अगले महीने से इनका राशन शुरू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, अगर राशन कार्ड बन गए तो प्रशासन इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है कि गरीब लोग जो जिनके बिल्कुल इस तरफ बचे ध्यान हैं, देने की उनको- जरूरत है। ये आपने बात बताई धर्मेंद्र, हम भी ये चाहते हैं कि अगर आपने किसी का राशन कार्ड बना दिया है, राशन कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि उन लोगों को राशन मिले, लेकिन जो कोटेदार हैं जिनके पास राशन आता है वो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि पहले उनको मिलेगा जिनके पहले के हैं, जिनको बिल्कुल, बाद यही- में राशन कार्ड जिनका बना उनको बाद में मिलेगा। ये जो है कहीं ना कहीं जो कोटेदार हैं उनकी लापरवाही है, अपने काम के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसके ऊपर मेरठ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। हमारे साथ अभी संतोष जैमिनी भी हैं और लोकेश कुमार यमुनानगर से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास लौटेंगे तो लगातार चर्चा जारी है और चर्चा यही है कि सुविधाएं क्या मिल रही हैं, कहां कहां पर कमजोर कड़ी नजर आती है, कहां पर हम अच्छे नजर आते हैं और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसमें यह कह पाएंगे कि हम कितने पास कितने फेल। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।